डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और गोल्डन रूल्स डिस्कस कर लिए थे। जो प्रीवियस ऑडियो लेक्चर मैंने जर्नल चैप्टर का आपको सेंड किया था, तो उसमें हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस किया था कि जर्नल क्या होता है और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। और जो दो अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, तो उसको भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच हमें वेरियस अकाउंट्स के बारे में बताता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बारे में। और जो मॉडर्न अप्रोच है हमारा, वो हमको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। तो इलस्ट्रेशंस जो स्टार्टिंग में हमारे बुक के थे, या मैंने आपसे कहा भी था कि चैप्टर के जो स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस 1 से लेके जो 5 तक के इलस्ट्रेशंस हैं, उसमें हमें सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी का है। तो आई होप वो बच्चों ने कर लिया होगा। उसके अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग मुझसे आगे की जो भी क्लासेस होंगी उसमें भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल चैप्टर का, एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि जर्नल कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट होता है जर्नल का, क्या इसका मीनिंग है और किस तरह से इसको बनाया जाएगा और कैसे हम लोग रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं वो मैंने ग्रुप पे भी सेंड कर दिए थे। तो ये हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखिए लिखे हुए हैं सामने कि किस चीज़ को कब डेबिट किया जाएगा, कब क्रेडिट किया जाएगा। तो अगर असेट्स की बात करें, तो अगर असेट हमारे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेबिट होंगे और डिक्रीज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। इन रूल्स को याद रखना बहुत ही सिंपल है। इन रूल्स को हम लोग कैसे याद रखें? सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि असेट और लायबिलिटी आपस में रिवर्स होते हैं। तो असेट और लायबिलिटी आपस में रिवर्स हैं। तो अगर आपको इन 4 रूल्स में कोई एक रूल भी याद हो गया, सिर्फ एक रूल, जैसे हमको ये याद है कि असेट अगर इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, तो बाकी के 3 आप अपने आप कर लेंगे। ये 3 आपको अपने आप याद आ जाएंगे, क्योंकि असेट अगर इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, तो डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट ही होगा। तो असेट का आपस में भी तो रूल ऑपोजिट होगा। और ये जो भी आपने लिखा इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए लायबिलिटी के साथ। तो अगर ऊपर इंक्रीज़ इन असेट है तो नीचे डिक्रीज़ इन लायबिलिटी होगा, और ऊपर डिक्रीज़ इन असेट है तो नीचे इंक्रीज़ इन लायबिलिटी होगा। तो असेट और लायबिलिटी आपस में ऑपोजिट्स हैं। तो कोई एक रूल भी हमको याद आ गया तो हमको बाकी चारों अपने आप याद आ जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस ऑडियो में ये भी बताया था कि लायबिलिटी और कैपिटल का रूल सेम होता है। तो हमको कैपिटल का रूल अलग से याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लायबिलिटी और कैपिटल का रूल देखिए बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। डिक्रीज़ डेबिट हो रहा है लायबिलिटी में भी और डिक्रीज़ डेबिट हो रहा है कैपिटल में भी, और क्रेडिट का रूल भी बिल्कुल सेम। उसके बाद एक्सपेंस और लॉस एक ही बात हो गई, और प्रॉफिट और इनकम एक ही बात हो गई अभी फ़िलहाल रूल के लिए। बाकी उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है अलग अलग होता है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है। पर रूल की बात करें अगर, तो अभी हम उन दोनों को एक साथ रख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एक्सपेंस को और इनकम को, ऑब्वियस सी बात है दोनों ऑपोजिट हैं, तो जो रूल एक्सपेंस का होगा वो रूल इनकम का नहीं हो सकता। तो अगर हमको एक रूल भी याद है इसमें से, तो जैसा कि हमने असेट लायबिलिटी के साथ किया वैसा ही हम एक्सपेंस और इनकम के साथ भी करें। तो अगर एक्सपेंस का रूल आपको याद है तो आपको इनकम का रूल अपने आप ही याद आ जाएगा। तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेबिट होंगे, तो अगर एक्सपेंस डिक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट होंगे। तो एक्सपेंस का रूल आपको अगर सिर्फ एक रूल याद है, ये वाला रूल अगर याद है हमको, तो ये 3 रूल हम अपने आप लिख लेंगे। ये तीनों रूल्स हमको अपने आप ही आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे इंक्रीज़ इन एक्सपेंस लिखा है तो यहाँ डिक्रीज़ ही होगा क्रेडिट साइड में। और एक्सपेंस और इनकम का रूल आपस में उल्टा होता है। तो ऊपर अगर इंक्रीज़ लिखा है तो नीचे डिक्रीज़ कर दीजिए, और यहाँ अगर डिक्रीज़ लिखा है तो यहाँ इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ये रूल आपस में रिवर्स होते हैं। और ड्राइंग मैंने आपसे बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट ही हो सकता है, क्योंकि ड्राइंग का मतलब होता है डिक्रीज़ इन कैपिटल। ड्राइंग का मतलब होता है ओनर जब अपनी कैपिटल में से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग का मतलब है कि वो क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा। तो कैपिटल डिक्रीज़ होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। उसी को हमने यहाँ लिखा है इंक्रीज़ इन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इंक्रीज़ हो जाएं या कैपिटल डिक्रीज़ हो जाए, बात एक ही है। तो आप अगर ड्राइंग करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कैपिटल पे, कैपिटल आपकी डिक्रीज़ करेगी। तो कैपिटल अगर डिक्रीज़ करेगी तो डेबिट ही होगी। इसीलिए सिर्फ डेबिट में लिखा हुआ है, देखिए क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये रूल्स हैं हमारे डेबिट क्रेडिट के। और उसके नीचे मैंने आपको गोल्डन रूल्स भी बता दिए थे। तो गोल्डन रूल्स किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। 3 तरह के अकाउंट्स हमने डिस्कस किए थे, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो रियल का रूल क्या है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का हो जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर आप गोल्डन रूल्स को भी थोड़ा सा डीप में स्टडी करें तो आप देखेंगे कि जो ऊपर का टेबल हमने पढ़ा है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो पढ़े हैं और जो नीचे ये गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, पूरी तरह से सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब हम जर्नल की बात कर लेते हैं। जर्नल के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जर्नल इज़ जस्ट लाइक योर स्कूल डायरी। जैसे आप लोग स्कूल डायरी में होमवर्क मिलता है तो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो, वैसे ही बिजनेस में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो सबसे पहले उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए हम लोग जर्नल को कहते हैं प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कुछ भी बोल दीजिए। तो जर्नल को अगर हमने कहा कि जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई इज़ जर्नल कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? तो इसका आंसर होगा बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद इसको हम कहाँ लेके जाते हैं? इसके बाद हम उसको लेके जाते हैं लेजर में। तो जर्नल के बाद जाता है ये लेजर में। तो लेजर को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। तो जर्नल को बोलेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर को बोलेंगे प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, क्योंकि लेजर जो है वो जर्नल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। तो सबसे पहले हमको जर्नल में क्या करना होता है? एंट्री करनी होती है। एंट्री का मतलब क्या हो गया? द मैनर इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिटन इन द जर्नल। तो जर्नल में आप जिस तरह से किसी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं उसी को हम लोग एंट्री बोलते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी या इसकी एंट्री क्या होगी, सिर्फ एंट्री भी अगर बोल दिया जाए तो आप समझ जाइए कि जर्नल एंट्री पूछी जा रही है। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री विच मीन्स डे बुक, और ट्रेडर जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कहाँ लिखता है? जर्नल में लिखता है। और उसके बाद जर्नल में ट्रांजैक्शंस को हमेशा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब हो गया डेट वाइज सीक्वेंस। जो ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल 10th को हो रहा है तो वो 10th के ट्रांजैक्शन पहले लिखे जाएंगे, फिर 11th के, फिर 12th के, फिर 13th के। तो जैसे जैसे डेट्स हमारी आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम ट्रांजैक्शंस को लिखते जाएंगे। तो ये तो आप लोगों ने अपने स्कूल डायरी में भी देखा होगा कि आज अगर होमवर्क मिला है तो उसको पहले हमने लिखा, फिर जो कल होमवर्क मिलेगा उसके आगे लिखेंगे, फिर नेक्स्ट डे जो होमवर्क मिलेगा वो उसके आगे लिखेंगे। तो इसी तरह से हमारी डायरी जो है वो एक दिन के बाद चलती रहती है, एक दिन के बाद दूसरे दिन। तो जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देखिए लिखा हुआ है। और क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज ट्रांजैक्शन इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल और इन दिस बुक। तो मैंने बुक के बारे में भी बताया था कि जब हम बुक वर्ड यूज़ करेंगे तो हम ये बुक वर्ड जो होता है ये जर्नल के लिए यूज़ करते हैं। और जर्नल एंट्री क्या होता है? एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जर्नलाइजिंग क्या होता है? जो प्रोसेस होती है एंट्रीज़ करने की, एंट्री करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग जर्नलाइजिंग बोलते हैं। और पोस्टिंग किसको कहते हैं? जब जर्नल से ट्रांजैक्शन को आप लेजर में लेके जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। तो एंट्री कहाँ होती है? जर्नल में होती है, और पोस्टिंग कहाँ होती है? लेजर में होती है। तो आपसे कभी भी लेजर एंट्री नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग बताइए या इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बताइए। तो जर्नल के साथ एंट्री वर्ड जुड़ा हुआ है और लेजर के साथ पोस्टिंग वर्ड जुड़ा हुआ है। तो लेजर में एंट्री नहीं होती, पोस्टिंग होती है। तो जर्नल के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इसके क्या फंक्शंस हो गए? इसके फंक्शंस हो गए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो हम लोगों ने फंक्शंस अकाउंटिंग के पहले भी डिस्कस किए थे, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग का काम कौन करता है? जर्नल। क्लासीफाइंग का काम कौन करता है? लेजर। और समराइजिंग का काम कौन करता है? हमारे फाइनल अकाउंट्स। तो अभी हम लोग रिकॉर्डिंग पे हैं, पहले फंक्शन पे हैं। तो जर्नल का काम है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और पूरा डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना, पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। और इतना अगर आप कर लेंगे तो क्या होगा? आपको ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और पोस्टिंग कहाँ होती है? लेजर अकाउंट्स में होती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस ये चीज़ कर ली है। उसके बाद फीचर्स क्या हैं जर्नल के, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जर्नल की? जर्नल ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है, मैंने बता दिया आपसे, डेट वाइज ऑर्डर में। इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों कहते हैं ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड देन दे आर पोस्टेड टू द लेजर।
तो बाद में लेजर बनता है, पहले जर्नल बनता है। और इट रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। क्यों रिकॉर्ड करता है? क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और जर्नल आपके ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल्स को शो करता है। कंप्लीट डिटेल्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो ट्रांजैक्शन के साथ साथ हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। तो अभी जब हम लोग एंट्री देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे नरेशन भी रिकॉर्ड किया जाएगा साथ में। तो नरेशन और कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके बाद आप लोग एडवांटेजेस, कोई भी 2 एडवांटेजेस देख लीजिएगा। ये आ गया हमारा फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट। इस तरह से जर्नल बनेगा। 5 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में आप डेट लिखेंगे, दूसरे ट्रांजैक्शन में यहाँ पे एंट्री लिखी जाती है, पूरी एंट्री यहाँ पे लिखी जाएगी। थर्ड कॉलम जो है वो LF का कॉलम है, दैट मीन्स लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है द पेज नंबर ऑफ द लेजर एट विच दिस ट्रांजैक्शन हैज़ बीन पोस्टेड। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जर्नल के बाद ट्रांजैक्शन को हम कहाँ लेके जाते हैं? लेजर में लेके जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपने लिखा फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इस ट्रांजैक्शन को आपने लेजर के किस पेज नंबर पे लिख रखा है तो उसका पेज नंबर आप यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे कि आपको ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि ट्रांजैक्शन लाखों की संख्या में होते हैं, 2-4 ट्रांजैक्शन नहीं होता बिजनेस में। तो किस ट्रांजैक्शन को लेजर के किस पेज पे लिखा गया है, इसको फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए हम पहले से ही पेज नंबर लिख के रखते हैं। और उसके बाद डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों रिकॉर्ड किया जाता है और दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। इसी तरह से हमारा जर्नल बनेगा, 5 कॉलम हमेशा बनते हैं। तो ये रहे जर्नल के 5 कॉलम्स। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो आई होप ये जर्नल का जो फॉर्मेट है ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। उसके बाद ये देखिए रूल्स लिखे हुए हैं डेबिट क्रेडिट के। दोनों रूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मॉडर्न अप्रोच वाले रूल्स भी और ट्रेडिशनल अप्रोच वाले रूल्स भी। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आई होप सभी स्टूडेंट्स ने अब तक इन सभी रूल्स को अपनी कॉपी में भी लिख लिया होगा। और ये सारे रूल्स आपको बाई हार्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, लर्न होने चाहिए बाई हार्ट। क्योंकि बार बार जब कभी हम किसी एंट्री को डिस्कस करेंगे तो हम बार बार जो मॉडर्न रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना इन रूल्स के किसी भी एंट्री को बनाना इम्पॉसिबल है। तो अकाउंटिंग को पढ़ना ही इम्पॉसिबल है अगर आपको ये रूल्स नहीं आते। तो अगर ये रूल्स नहीं क्लियर हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अकाउंटिंग में। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जर्नल में एंट्रीज़ की जाती हैं। और कुछ एंट्रीज़ आज हम लोग करेंगे सिंपल एंट्रीज जो होती हैं, और हम लोग हर एंट्री में कोशिश करेंगे कि जो रूल हमने लिख रखे हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हुए चलें। उन रूल्स के हिसाब से हम लोग एंट्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 एज कैपिटल। तो अमित ने बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने पहले भी आपसे बताया है कि आप बिज़नेस के हिसाब से सोचेंगे, बिजनेसमैन के हिसाब से कभी भी नहीं सोचेंगे। तो बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो बिज़नेस में 2 चीज़ इंक्रीज़ हो गई। देखिए, बिज़नेस में एक ओनर आ गया। पहले से बिज़नेस में कोई ओनर नहीं था, अब एक ओनर आ गया। और बिज़नेस में कैश आ गया, पैसा आ गया। तो कैश इंक्रीज़ हो गया और कैपिटल इंक्रीज़ हो गई। कैश इंक्रीज़ हुआ और कैपिटल इंक्रीज़ हुई। कैश एक असेट होता है, असेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। सभी बच्चे जो रूल्स लिखा हुआ है उसको अपने सामने रखेंगे। बिना रूल्स के हम लोग एक भी एंट्री अभी नहीं करेंगे। स्टार्टिंग हो रही है चैप्टर की, तो सारे रूल्स हम लोग पहले डिस्कस करते हुए एंट्रीज़ को करेंगे। तो कैश इंक्रीज़ हुआ है, कैश होता है असेट। अगर असेट इंक्रीज़ होता है तो क्या किया जाता है? रूल्स में आप चेक करिए, डेबिट किया जाता है। और दूसरी चीज़ जो अफेक्ट हुई है वो क्या है? ओनर। और ओनर का जो अकाउंट हम लोग खोलते हैं बिज़नेस में, उसका नाम हम लोग रखते हैं कैपिटल। तो ओनर का जो अकाउंट होता है वही कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल भी इंक्रीज़ कर गई। तो कैश इंक्रीज़ हुआ और कैपिटल इंक्रीज़ हुई। और रूल्स में ज़रा चेक करिए कि कैपिटल अगर इंक्रीज़ होती है तो क्या किया जाता है? तो आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट किया जाता है। तो कैश हमारा डेबिट होगा और कैपिटल हमारी क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम देखेंगे कि एंट्री को किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये तरीका होता है एक एंट्री को लिखने का। ये एक फॉर्मेट है। पहले डेबिट एस्पेक्ट लिखा जाता है। ये देखिए हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं।
डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग करने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा जाता है हमेशा क्रेडिट वाले पार्ट को। और क्रेडिट वाले पार्ट में आपको क्रेडिट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने टू लिख दिया तो मतलब ये क्रेडिट पार्ट हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने और कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। और डेबिट कॉलम में डेबिट का अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपये और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपये। तो 50,000 आप कैश के सामने लिखेंगे और 50,000 आप कैपिटल के सामने लिखेंगे। और उसके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस लिए किया गया है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसका। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश, तो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो इसलिए ये एंट्री हमने की है। तो ये फॉर्मेट होता है एक जर्नल एंट्री को लिखने का। तो ये एंट्री आप कहाँ पे लिखेंगे, ये जो पर्टिकुलर कॉलम हमने डिस्कस किया था कॉलम नंबर 2 वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट लिखा जाएगा, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में डेट कॉलम होता है, यहाँ पे डेट डाल देंगे आप। तो जब डेट हमको दी रहेगी तब हम डेट डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एंट्री को लिखते हैं। यही फॉर्मेट हमेशा हम लोग फॉलो करेंगे एक एंट्री को लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख बाय चेक। तो अमित ने फर्दर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया। मतलब अभी उसने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, अब उसने दोबारा से 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया है और अब चेक से इन्वेस्ट किया है। तो एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। बस चेक से किया है तो आप सिर्फ बैंक लिख देंगे और कोई चेंज नहीं होगा। तो कैश इन्वेस्ट कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और चेक से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। असेट इंक्रीज़ हुआ और कैपिटल इंक्रीज़ हुई, तो बैंक हमारा असेट होता है और कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस। अब आते हैं हम थर्ड ट्रांजैक्शन पे। फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है। अब कैश और बैंक दोनों तरीके से इन्वेस्ट हो रही है। अमित स्टार्टेड बिजनेस, 50,000 रुपये कैश इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपए चेक से इन्वेस्ट किया। तो कैश भी इंक्रीज़ हुआ, बैंक भी इंक्रीज़ हुआ, कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गई। तो कैश और बैंक दोनों असेट हैं तो दोनों को डेबिट कर दो क्योंकि दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। और कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो आप क्रेडिट करते हो। तो ये देखिए क्रेडिट किया गया है। तो यहाँ पे अब देखिए 2 आइटम्स डेबिट हो रहे हैं और 1 आइटम क्रेडिट हो रहा है। ये 2 आइटम हमारे डेबिट के हो गए, 50 और 2, और 1 आइटम क्रेडिट हो रहा है 2.5 लाख। तो अमाउंट देखिए दोनों का सेम है। जितना अमाउंट डेबिट में लिखा है उतना ही अमाउंट हमने क्रेडिट में लिखा है। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होंगे, चाहे कितने भी डेबिट लिखिए कितने भी क्रेडिट लिखिए। तो अभी हमने 2 डेबिट लिख रखे हैं, लेकिन डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम होगा। अब इस तरह की एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा डेबिट हो गया है या एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकता था। तो जब आपकी एंट्री में 1 डेबिट हो और 1 क्रेडिट हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो 1 डेबिट है 1 क्रेडिट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एंट्री। और जब एक से ज़्यादा डेबिट हो जाए या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ये आपका प्रीवियस पेज पे शायद मेंशन भी है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीवियस पेज पे, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो सिंपल में सिर्फ 2 ही अकाउंट होते हैं, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। और कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज़्यादा डेबिट भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। और कोई स्पेशलिटी अलग से नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डेबिट और कॉमन क्रेडिट को मर्ज कर देते हैं आपस में। तो जैसे कैपिटल तो दोनों में ही क्रेडिट हो रहा था तो एक साथ लिख दिया उसको हमने, उसको अलग से बार बार 2 एंट्री बनाने की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं पड़ेगी अब। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक, 10,000 रुपये बैंक में जमा किया हमने। तो अब इससे क्या हुआ देखिए, बैंक इंक्रीज़ कर गया, बैंक में पैसा जमा होगा तो बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, और कैश आपका डिक्रीज़ कर गया, आपके पास कैश जो रखा हुआ था वो डिक्रीज़ हो गया। अब ये दोनों ही असेट हैं, ये भी असेट है और ये भी असेट है। तो डेबिट क्रेडिट के रूल चेक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। असेट अगर इंक्रीज़ करेगा तो क्या किया जाएगा, डेबिट, और असेट अगर डिक्रीज़ करेगा तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये देखिए यही एंट्री यहाँ लिखी भी हुई है
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक इंक्रीज़ कर गया, कैश डिक्रीज़ कर गया, अमाउंट सेम है 10,000 रुपीज़। तो इस तरह की एंट्री को आप क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ये एक स्पेशल टाइप की एंट्री है। अब ज़रा सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, ये कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री होती हैं जिनके डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों तरफ या तो बैंक लिखा हुआ है या कैश लिखा हुआ है। तो देखिए, डेबिट साइड में बैंक या कैश में से एक चीज़ तो मिल गई हमको, बैंक लिखा हुआ है, और क्रेडिट साइड बैंक या कैश में से एक चीज़ मिल गई, कैश लिखा हुआ है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बैंक या कैश में से कोई एक चीज़ आपको मिल जाए अगर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको हम लोग थोड़ा बाद में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4 तरह की एंट्री होती हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो अभी तो हमको एक ही मिली है। तो जब मैं कॉन्ट्रा एंट्री टॉपिक आपको एक बार अलग से बता दूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रा एंट्री कौन कौन सी एंट्रीज़ होती हैं और किस तरह से वो की जाती हैं। अभी ये एंट्री सामने आ गई तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा है परचेज्ड गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। गुड्स हमारे क्या होते हैं? असेट होते हैं। तो गुड्स हमारे क्या हैं? असेट। और गुड्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आपने पेमेंट कर दिया 15,000 रुपये का, तो क्या हो गया? कैश आपका डिक्रीज़ कर गया। तो ये भी असेट है और ये भी असेट है। एक असेट इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। ये देखिए, रूल्स में चेक कर लेंगे सभी स्टूडेंट। और असेट अगर डिक्रीज़ करता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जो असेट इंक्रीज़ हुआ उसको हमने डेबिट किया और जो डिक्रीज़ हुआ उसे क्रेडिट किया। और मैंने पहले ही आपको ये चीज़ क्लियर की है कि गुड्स के 4 पार्ट होते हैं: परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो गुड्स वर्ड अब हम लोग यूज़ नहीं करते। अगर गुड्स को आप परचेज कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट। गुड्स को अगर सेल कर रहे हो तो क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग परचेज सेल वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस समय हमने क्या किया है? गुड्स को परचेज किया है कैश में। गुड्स को हमने ख़रीदा और कैश का पेमेंट हमने कर दिया। तो ये हमारी एंट्री बन गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स ऑफ 75,000 अगेंस्ट चेक। तो अब हमने चेक से पेमेंट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली एंट्री में आपने कैश लिखा था तो अब आप बैंक लिख दीजिए और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन होगा। तो अगर हम गुड्स परचेज करें और चेक से पेमेंट कर दें तो बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। और बैंक अकाउंट आपका कम हो गया मतलब असेट आपका कम हो गया। और असेट अगर कम हो गया तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी ये एंट्री 6th एंट्री भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद लिखा है परचेज गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम रमेश। तो अब हमने गुड्स कैश में परचेज़ किए हैं, रमेश से परचेज़ किए हैं। तो जब कैश आपको मिल गया तो अब इस नाम से कोई मतलब नहीं हमको। कैश मिल गया इसका मतलब कैश का तो पेमेंट हमने कर ही दिया होगा। तो गुड्स हमारे इंक्रीज़ हुए, कैश हमारा डिक्रीज़ हुआ। वही एंट्री हो गई जो अभी हमने पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस की है। तो सेम एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमको नाम से अब कोई मतलब नहीं है। नाम से मतलब हमको तब होता जब हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज़ करते। अभी तो हमने कैश में परचेज़ किया है। क्रेडिट का मतलब होता है अगर हम उधार खरीदते तब हम नाम लिखते, पर अभी हमने उधार नहीं खरीदा, अभी हमने क्रेडिट पे नहीं खरीदा, अभी हमने कैश पे खरीदा है। पर जो नेक्स्ट पॉइंट अब आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स ऑफ 75 फ्रॉम रमेश। अब ऐसा नहीं लिखा है कि आपने कैश पेमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने रमेश से गुड्स खरीदे लेकिन पैसा नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे गुड्स देखिए इंक्रीज़ कर गए लेकिन कैश हमारा डिक्रीज़ नहीं हुआ। अब हमारा कैश डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो गुड्स तो हमारे इंक्रीज़ किए लेकिन कैश डिक्रीज़ नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ? अब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। अब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आपने गुड्स का पैसा नहीं दिया अभी तक। तो पैसा नहीं दिया तो क्या हो गया? अब आप लायबल हैं कि आप ये पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। तो जब गुड्स इंक्रीज़ हुआ तो ये हो गया आपका असेट और लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई। कौन सी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई? क्रेडिटर। हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पे और फ्यूचर में पेमेंट करते हैं बाद में। तो अब आपका एक असेट भी बढ़ रहा है और एक लायबिलिटी भी बढ़ रही है। अब सभी स्टूडेंट रूल्स में चेक करिए कि जब असेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है और लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है।
तो एक चीज़ डेबिट में आ गई, एक चीज़ क्रेडिट में आ गई। तो डेबिट में क्या आएगा? परचेज अकाउंट, और क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिटर, और क्रेडिटर का नाम हमको पता है रमेश है, तो आप रमेश लिख देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो रमेश के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, वो भी नेचुरल पर्सनल, तो उसके आगे अकाउंट नहीं लिखते, ये ध्यान रखिएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता, सिर्फ रमेश लिखेंगे आप। और अगर अकाउंट लिखना है तो फिर हमको लिखना पड़ेगा रमेशज़ अकाउंट, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के फिर अकाउंट लिखा जाता है। तो अगर सिर्फ रमेश आप लिख रहे हैं तो अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो प्रीवियस एंट्री में और इस एंट्री में आई होप सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस एंट्री क्या थी? हमने कैश में गुड्स परचेज कर लिए थे, और जो नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं। तो जब कैश में ख़रीदेंगे आप तो कैश आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन जब क्रेडिट पे ख़रीदेंगे तो कैश डिक्रीज़ नहीं करेगा, बल्कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है, और लायबिलिटी का नाम क्या है? रमेश। तो हमने रमेश को क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो इस तरह से एंट्रीज़ हम लोग कर रहे हैं। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही होंगी। उसके बाद क्या होता है कि कई बार आप गुड्स परचेज़ कर लेते हो और गुड्स आपको हो सकता है कुछ डैमेज्ड हों या पसंद नहीं आ रहे हैं, या जो गुड्स आपने मंगवाए थे उसके अलावा कोई दूसरा गुड्स भेज दिया गया है, तो आप क्या करते हैं? गुड्स को वापस कर देते हैं। तो जब गुड्स को हम वापस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज़ रिटर्न बोलते हैं। तो उस केस में जो हमारी एंट्री होती है वो परचेज़ की एंट्री जो आपने की है उसकी उल्टी एंट्री हो जाती है। तो अभी देखिए परचेज़ की एंट्री हमने ये की थी, इसका रिवर्स ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है गुड्स ऑफ 7500 रिटर्न टू रमेश। अब हम गुड्स को वापस कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 9 की जो एंट्री है वो है रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, एक ही बात है। तो प्रीवियस एंट्री और इस एंट्री को अगर एक साथ हम देखें तो ये चीज़ हमें दोबारा क्लियर हो रही है कि परचेज करने की एंट्री और परचेज रिटर्न करने की एंट्री आपस में रिवर्स होंगी। तो यहाँ परचेज डेबिट था तो यहाँ देखिए क्रेडिट हो गया, परचेज रिटर्न लिख दिया सिर्फ हमने। और यहाँ रमेश क्रेडिट था और अब यहाँ रमेश क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो वापस भी कर सकते हो, तो एंट्री आपस में क्या हो जाती हैं? रिवर्स हो जाती हैं। तो ये है परचेज की एंट्री और परचेज रिटर्न की एंट्री। तो आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे के ट्रांजैक्शंस देखेंगे। अभी काफ़ी सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं। आज सभी स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही करेंगे और इन ट्रांजैक्शंस को आप लोग दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कुछ होमवर्क होगा तो मैं साथ में गूगल क्लासरूम में उसको सेपरेटली अटैच कर दूंगा, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं उसको सेंड भी कर दूंगा। तो सभी स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से देख लें, रिवाइज़ कर लें, और कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे या फिर गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच।